रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं, या जंगल में शेर हिरण का शिकार कर रहा है, या फिर कोई गाय बस शांति से घास चर रही है। बाहर से देखने पर यह सब सिर्फ भूख मिटाने का एक बहुत ही साधारण सा खेल लगता है। साधारण लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। बिल्कुल। और इसी विज्ञान को आज हम इस विस्तृत चर्चा में डिकोड करने वाले हैं। आज का विषय जीव विज्ञान और भौतिकी के एक बहुत ही अद्भुत संगम पर आधारित है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। जी। और आज हमने कुछ बेहद शानदार स्रोतों को खंगाला। सही कहा। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि जो खाना हम खाते हैं या जो इकोसिस्टम हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़े अदृश्य एनर्जी ग्रिड का हिस्सा कैसे है। बिना किसी भारी भरकम किताबी भाषा के हम इस पूरी व्यवस्था के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तैयार हूँ। और मैं कहूँगी कि इस पूरी व्यवस्था में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। सब कुछ एक बहुत ही कड़े गणितीय और भौतिक नियम के तहत काम कर रहा है। अक्सर लोग इकोलॉजी या पर्यावरण विज्ञान को सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की पढ़ाई मान लेते हैं। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये पूरी तरह से फिजिक्स और एनर्जी ट्रांसफर का गेम है। सूर्य की रोशनी से लेकर धरती के सबसे बड़े और खूंखार शिकारियों तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे समझे बिना हम जान ही नहीं सकते कि पृथ्वी पर जीवन टिका कैसे है। तो अगर हम इसे एकदम शुरुआत से समझें, मतलब इस एनर्जी ट्रांसफर की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ। हमारे स्रोत इस बात पर एकदम स्पष्ट हैं कि इस पूरे प्लैनेट की इकलौती बड़ी बैटरी हमारा सूर्य है। बिल्कुल, सूर्य ही सब कुछ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सीधे धूप में खड़े होकर अपना पेट नहीं भर सकते। हाँ। हमें एक कन्वर्टर की जरूरत होती है, और यहीं पर हमारे प्रोड्यूसर्स यानी पेड़ पौधे और शैवाल एंट्री लेते हैं। हम सबने बचपन में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। हाँ, स्कूल की किताबों में। लेकिन अगर इसे फिजिक्स के नजरिए से देखें तो पौधे असल में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। वे सूर्य से आने वाले फोटॉन्स को पकड़कर उसे एक फिजिकल मैटर में रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। एकदम सही। और यहीं पर थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का पहला नियम बड़ी खूबसूरती से लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कहता है कि ऊर्जा न तो बनती है और न नष्ट होती है। जी। यह नियम साफ कहता है कि ऊर्जा को न तो शून्य से पैदा किया जा सकता है और न ही उसे पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। उसका सिर्फ रूप बदला जा सकता है। इकोसिस्टम में पौधे ठीक यही कर रहे हैं। वो कोई नई ऊर्जा नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ सौर ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के रूप में लॉक कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। लेकिन असली खेल और असली चुनौती थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम से शुरू होती है। दूसरा नियम यानी एंट्रोपी और हीट लॉस का कॉन्सेप्ट। इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि यह इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सच है। जब एक शाकाहारी जीव उस पौधे को खाता है तो वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। लेकिन ये ट्रांसफर फ्री में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। दूसरा नियम कहता है कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। हर एक ट्रांसफर में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा यानी हीट के रूप में छिटककर पर्यावरण में खो जाता है। और इसी भारी नुकसान की वजह से इकोसिस्टम में एक बहुत ही अहम परिघटना जन्म लेती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक तरफा या यूनिडायरेक्शनल होता है। ये कभी रिवर्स गियर में नहीं जाता। एक तरफा प्रवाह मतलब ऊर्जा सूर्य से आती है, पौधों में जाती है, पौधों से जानवरों में और अंत में डीकंपोजर्स तक। लेकिन ये कभी भी वापस सूर्य के पास नहीं जाती। कभी नहीं। हर कदम पर ये ऊर्जा इस्तेमाल होती है, हीट के रूप में स्पेस में रेडिएट हो जाती है और खत्म हो जाती है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो पूरा इकोसिस्टम एक बैटरी की तरह है जो लगातार ड्रेन हो रही है और जिसे रोज सुबह सूरज की रोशनी से दोबारा चार्ज होना पड़ता है। बहुत सटीक एनालॉजी है। और इस बैटरी ड्रेन को मापने के लिए विज्ञान में एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला है, रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम। 10% का नियम। यहाँ आकर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। इकोलॉजी के किसी भी स्टडी मटेरियल को उठा ले,
ये नियम आपको हर जगह मिलेगा। ये नियम कहता है कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल से अगले स्तर पर जाती है, मान लीजिए एक पौधे से उसे खाने वाले कीड़े में, तो केवल 10% ऊर्जा ही उस कीड़े के शरीर का हिस्सा बन पाती है। बाकी की 90% ऊर्जा रास्ते में ही खत्म हो जाती है। 90%? ये 90% का नुकसान किसी भारी भरकम टैक्स की तरह लगता है। मतलब अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो 90 रुपए टैक्स में चले गए और सिर्फ 10 रुपए मेरी जेब में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये टैक्स असल में है क्या? हमारे जो है कि जीव सिर्फ खाना जमा करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर एक हिरण्य घास खाई है तो उसे उस ऊर्जा का इस्तेमाल भागने में करना है, शिकारियों से बचने में करना है। हाँ, सांस लेने में, अपने शरीर का तापमान मेंटेन करने में करना पड़ता है। इस पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो 90% ऊर्जा हीट बनकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इमेजिन करिए कि एक घास के मैदान में उत्पादकों ने सूर्य की रोशनी कैप्चर करके 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा तैयार की। ठीक है, 1000 किलो कैलोरी घास के पास है। अब एक गाय आती है और उस घास को खाती है। लिनमेन के नियम के अनुसार गाय के शरीर में मांस और हड्डी के रूप में सिर्फ 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही स्टोर हो पाएगी। बाकी 900 किलो कैलोरी गाय के अपने जीवन चक्र में खर्च हो जाएगी। इसे आगे बढ़ाते हैं। अब उस गाय का शिकार एक भेड़िया करता है जो द्वितीयक उपभोक्ता है। भेड़ियों को उस 100 का सिर्फ 10% मिलेगा, यानी सिर्फ 10 किलो कैलोरी। सही। और अंत में जब जंगल का टॉप प्रेडेटर, मान लीजिए एक शेर, उस भेड़िए को अपना शिकार बनाता है, तो शेर तक पहुंचते पहुंचते उस मूल 1000 किलो कैलोरी में से सिर्फ 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही बचती है। घास के पास 1000 और शेर के पास सिर्फ 1। एक बहुत ही हैरान करने वाला ड्रॉप है ये, और यही गणित इस दुनिया के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाता है। कौन सा रहस्य? अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया में हर तरफ हरियाली है, करोड़ों की संख्या में शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन शेर, बाघ या चीते हमेशा मुट्ठी भर क्यों होते हैं? उनकी आबादी हजारों लाखों में क्यों नहीं होती? हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में। इसका सीधा जवाब यही ऊर्जा की भारी कमी है। टॉप लेवल तक जाते जाते ऊर्जा का फ्लो इतना कमजोर हो जाता है कि वो एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण कर ही नहीं सकता। इसी वजह से प्रकृति में किसी भी खाद्य श्रृंखला में आमतौर पर 4 से 5 या अधिकतम 6 स्तर ही हो सकते हैं। 7वें स्तर के जानवर को जिंदा रहने के लिए इतना ज्यादा खाना पड़ेगा जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। जावाग। अब ऊर्जा के इस पूरे हिसाब किताब में एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारी समझ को और बारीक बनाता है। प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्रोतों में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, ग्रॉस और नेट। जी, ग्रॉस और नेट। इसे अगर कॉर्पोरेट सैलरी के उदाहरण से समझें तो ये एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है। ये वो ऊर्जा है जो पौधों ने सूर्य से सीधी बनाई। इसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन आपको पूरी ग्रॉस सैलरी हाथ में नहीं मिलती। उसमें से पीएफ कटता है, टैक्स कटता है। पौधों के मामले में ये टैक्स उनका अपना श्वसन या रेस्पिरेशन है। बिल्कुल। पौधों को भी अपनी कोशिकाएं बनानी है, अपनी जड़ें फैलानी है। जब वे अपनी इस जरूरत के लिए ऊर्जा खर्च कर लेते हैं तो जो इन हैंड सैलरी बचती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यही नेट ऊर्जा है जो गाय, बकरी या किसी भी शाकाहारी जीव के लिए असल में उपलब्ध होती है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ऊर्जा आगे कैसे बढ़ती है, तो चलिए उन रास्तों की बात करते हैं जिन पर चलकर ये ऊर्जा सफर करती है, यानी हमारी आहार श्रृंखलाएं या फूड चेन्स। हाँ, हमारे अध्ययन सामग्री में इन्हें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है चरण आहार श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। ये वो क्लासिक फूड चेन है जो हम अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल्स पर देखते हैं। ये हरे पौधों से शुरू होती है, जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने और सांप को एक बाज ने उठा लिया। लेकिन एक दूसरी आहार श्रृंखला भी है जो इतनी ग्लैमरस नहीं है, जो कैमरों की नजरों से दूर जमीन के नीचे या सड़े गले पत्तों के बीच चल रही होती है। इसे अपरदी आहार श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। डेट्रिटस फूड चेन ये कैसे काम करती है? ये सीधे सूरज की रोशनी या जिंदा पौधों से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से, गिरी हुई पत्तियां, मरे हुए जानवरों के अवशेषों या गोबर से। केंचुए, दीमक, फंगी और बैक्टीरिया इस कचरे को खाते हैं। फिर इन छोटे जीवों को छोटी चिड़ियां या अन्य शाकाहारी खाते हैं।
ये प्रकृति का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। जो ये सुनिश्चित करता है कि इकोसिस्टम में कोई भी चीज बर्बाद ना हो। बिल्कुल। और ये दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग काम नहीं करती। वैज्ञानिकों ने इन्हें एक साथ काम करते हुए दिखाने के लिए वाई आकार का मॉडल बनाया है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे ग्रेजिंग और डिट्रीटस चेन्स एक ही सिस्टम के दो हाथ हैं। हाँ, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रेजिंग चेन से जो पत्तियां जमीन पर गिरती हैं या जो जानवर मरते हैं, वो सीधे डिट्रीटस चेन का ईंधन बन जाते हैं। ये एक बेहद शानदार इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। हालांकि अगर हम असली प्रकृति में जाएं तो वहां सीधी रेखाएं या सिंपल वाई शेप नहीं मिलते। वहां एक बहुत ही खूबसूरत उलझाव होता है। एक जानवर सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहता। अगर सांप को मेंढक नहीं मिला तो वो चूहे को खा लेगा। अगर बाज को सांप नहीं मिला तो वो किसी मछली या छोटी चिड़िया का शिकार कर लेगा। एग्जैक्टली। प्रकृति में ये सारी श्रृंखलाएं आपस में बुरी तरह से गुंथी होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इसी जटिल नेटवर्क को आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। टेक्स्ट बुक के नोट्स में इस फूड वेब को समझाने के लिए विषुवती वर्षा वनों का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वहां इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है कि उनका फूड वेब एक मेट्रो सिटी के रूट मैप से भी ज्यादा उलझा हुआ लगता है। और इस उलझाव का एक बहुत बड़ा फायदा है स्टेबिलिटी, स्थिरता। हाँ, फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इमेजिन करिए, अगर एक जंगल में हिरण की आबादी किसी बीमारी से अचानक कम हो जाए तो एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब में शेर या चीते भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पास जंगली सूअर जैसे अन्य विकल्प मौजूद होंगे। इसका विपरीत, अगर कोई इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, जैसे कि आर्कटिक टुंड्रा, जहां खाने के विकल्प बहुत कम हैं, तो वहां किसी एक प्रजाति के खत्म होने से पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसीलिए बायोडायवर्सिटी सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये सिस्टम का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। क्या बात है। अब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझने के बाद वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने इस पूरे डेटा को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। पारिस्थितिक पिरामिड। हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जब हम पिरामिड शब्द सुनते हैं तो दिमाग में मिस्र के पिरामिड आते हैं, जिनका आधार या बेस बहुत चौड़ा होता है और चोटी एकदम नुकीली। इकोलॉजी में भी ये डेटा को एक ग्राफिकल तरीके से देखने का टूल है। एल्टन ने 3 मुख्य तरह के पिरामिड बताए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का पिरामिड। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पिरामिड प्रकृति में हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधा? हमेशा। इसका आधार चौड़ा और ऊपरी हिस्सा नुकीला ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधा लिंडमैन के 10% नियम से बंधा हुआ है। उत्पादकों के पास हमेशा सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स पर जाएंगे, ऊर्जा कम ही होगी, कभी बढ़ नहीं सकती। थर्मोडायनामिक्स के नियम किसी के लिए नहीं बदलते, इसलिए ये पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम दूसरे प्रकार के पिरामिड की तरफ बढ़ते हैं, संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये ऊर्जा नहीं बल्कि सिर्फ जीवों की गिनती करता है। एक सामान्य घास के मैदान में ये सीधा होता है, लाखों घास के पौधे, कुछ हजार शाकाहारी और चंद मांसाहारी। लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल्स बताते हैं कि कुछ खास सिनेरियो में ये पिरामिड अजीबोगरीब आकार ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए हम पूरे जंगल की जगह सिर्फ एक विशाल बरगद के पेड़ का इकोसिस्टम देख रहे हैं। उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े मकोड़े पल रहे हैं। ठीक है, पेड़ एक, कीड़े हजार। और उन हजारों कीड़ों को खाने वाली कुछ दर्जन चिड़िया वहां रहती हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आधार में सिर्फ एक संख्या है, बीच का हिस्सा बहुत चौड़ा है और चोटी फिर से संकरी है। इसे तरकुनुमा या स्पिंडल शेप्ड पिरामिड कहते हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब है परजीवियों या पैरासाइट्स का पिरामिड। मैंने पढ़ा था कि इमेजिन करिए, एक कुत्ता है या एक बड़ी चिड़िया है, वो संख्या में सिर्फ एक है, लेकिन उसके शरीर पर सैकड़ों पिस्सू चिपके हुए हैं जो उसका खून पी रहे हैं। हाँ, जो कि पैरासाइट्स है। और उन सैकड़ों पिस्सों के अंदर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ रह रहे हैं जो उन पर जीवित हैं। अगर इसका पिरामिड बनाएं तो बेस में सिर्फ एक जीव है, उसके ऊपर सैकड़ों और टॉप पर लाखों। ये एक पूरी तरह से उल्टा पिरामिड बन जाता है जो ऊपर की तरफ फैल रहा है। संख्या के अलावा जो तीसरा पिरामिड है, जैव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास, वो सबसे दिलचस्प है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। बायोमास का मतलब है किसी दिए गए समय में जीवित पदार्थों का कुल सूखा वजन, ड्राई वीट। जमीन पर जंगलों में ये पिरामिड सीधा होता है क्योंकि सारे पेड़ों का कुल वजन वहां मौजूद सभी जानवरों के वजन से कहीं ज्यादा होता है।
लेकिन जलीय इकोसिस्टम जैसे महासागर या बड़े तालाब में ये पिरामिड पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुनने में दिमाग को थोड़ा घुमा देता है। समुद्र में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वे बड़े पेड़ तो हैं नहीं, वे माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लावक हैं। अगर हम किसी एक पल में पूरे समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन को तराजू के एक पल्ले पर रखें और समुद्र की सारी मछलियां, शार्क और व्हेल को दूसरे पल्ले पर रखें, तो मछलियों का पल्ला भारी होगा, बिल्कुल भारी होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने कम वजन वाले उत्पादक इतने भारी भरकम शिकारियों को जिंदा कैसे रखे हुए हैं? इसका रहस्य उनके टर्नओवर रेट में छिपा है। इसे एक हाई स्पीड बायोलॉजिकल फैक्ट्री या एक बहुत ही बिजी बेकरी की तरह समझें। फाइटोप्लैंक्टन का जीवन चक्र कुछ दिनों या घंटों का ही होता है। वे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और पैदा होते ही जूप्लैंक्टन या छोटी मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं। बेकरी वाली एनालॉजी बहुत सही है। बेकरी में किसी भी वक्त शेल्फ पर ज्यादा ब्रेड नहीं दिखती क्योंकि वो बनते ही बिक जाती है। एकदम सही। लेकिन पूरे दिन का प्रोडक्शन एक पूरे शहर का पेट भरने के लिए काफी होता है। ठीक इसी तरह फाइटोप्लैंक्टन का स्टैंडिंग क्रॉप या किसी एक पल का बायोमास कम होता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन रेट इतना तेज है कि वे पूरे समंदर को खाना खिला देते हैं। इसीलिए उनका बायोमास पिरामिड उल्टा दिखाई देता है। बेकरी का ये उदाहरण इस पूरे कॉम्प्लेक्स साइंस को एकदम विजुअल बना देता है। तो अब तक की हमारी चर्चा से एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है कि ऊर्जा का सफर एक तरफा है। वो सूर्य से आती है और काम करते हुए हीट में बदलकर स्पेस में गायब हो जाती है। जी। लेकिन यहां एक बड़ा लूप होल दिखाई देता है। अगर सब कुछ एक तरफा बह रहा है तो मिट्टी के वो पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिनसे पेड़ पौधे और हमारा शरीर बना है, वे तो एक दिन खत्म हो जाने चाहिए। प्रकृति उन्हें वापस कैसे लाती है? प्रकृति का यही तो मास्टर स्ट्रोक है। जहां ऊर्जा का प्रवाह लीनियर या एक तरफा है, वहीं मैटर या पोषक तत्वों का प्रवाह पूरी तरह से साइक्लिक यानी चक्रीय है। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन का हर एक अणु शायद करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर के शरीर का हिस्सा रहा होगा। सोचकर ही रोमांचक लगता है। इसे विज्ञान की भाषा में जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब इसी का हिस्सा है। और इस रिसाइकलिंग प्लांट के सबसे बड़े हीरो वो हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे अपघटक या डीकंपोजर्स। जब कोई विशाल पेड़ गिरता है या कोई जानवर मरता है तो फंगी और बैक्टीरिया उनके शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर वापस सरल अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं और उन्हें वापस मिट्टी, पानी और हवा में मिला देते हैं। इन्हीं तत्वों को नए पौधे अपनी जड़ों से खींचते हैं और जीवन का पहिया फिर से घूमने लगता है। ऊर्जा खर्च हो जाती है, लेकिन मैटर कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप और जगह बदलता रहता है। इन दोनों ऊर्जा के प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्र के अंतर को और इनके नाजुक संतुलन को समझना आज के समय में सिर्फ एकेडमिक नहीं रह गया है, ये हमारे अपने अस्तित्व का सवाल बन गया है। जब हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं या महासागरों को प्रदूषित करके फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम असल में पृथ्वी की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बेस को काट रहे होते हैं। और 10% का नियम हमें पहले ही बता चुका है कि अगर बेस पर थोड़ी सी भी ऊर्जा कम हुई तो टॉप लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसका असर भयानक हो जाएगा। अगर पौधों की संख्या घटेगी तो सबसे पहले वो उच्च स्तर के शिकारी जैसे बाघ या चील विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। क्लाइमेट चेंज सिर्फ तापमान बढ़ने का नाम नहीं है, ये हमारी पूरी फूड वेब की वायरिंग को शॉर्ट सर्किट करने जैसा है। बिल्कुल, जब हम प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो नीतियां इसी विज्ञान को ध्यान में रखकर बननी चाहिए कि इकोसिस्टम के किसी एक हिस्से को छेड़ने का मतलब है पूरे जाल में कंपन पैदा करना। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने जो कुछ भी डिकोड किया उसका सार बहुत ही स्पष्ट है। इकोसिस्टम कोई रैंडम जंगल नहीं है, बल्कि एक हाईली रेगुलेटेड मशीन है। हमने देखा कि कैसे सूर्य से शुरू होकर ऊर्जा का एक तरफा सफर होता है। हर कदम पर थर्मोडायनामिक्स का भारी टैक्स लगता है, जिसे हम 10% का नियम कहते हैं। हमने फूड वेब्स के उलझे हुए लेकिन स्थिर नेटवर्क को समझा और उन पिरामिड्स को देखा जो कभी सीधे, कभी तरकुनुमा, तो कभी समंदर में